हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, वैश्विक तापन क्या होता है, इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको हम जल्दी से यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहला सवाल लेते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे से बनने के समय उत्पन्न होती है ओजोन। सूर्य से निकलने वाली विकिरण को ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है और वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित नहीं किया जाता, और ये पृथ्वी की सतह को इंसुलेट करता है और जमने से रोकता है। इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो चीज़ें जमने लगेंगी। युक्ति जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों को प्रोत्साहन निधियां उपलब्ध कराते हैं जिससे कि वे स्वच्छ तकनीकों के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, उसे स्वच्छ विकास युक्ति कहा जाता है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब होता है पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये संकल्पना जोसेफ फोरियर द्वारा 1824 में दी गई थी। प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को माना जाता है। वर्तमान में विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग 7% है। सूर्य से आने वाली अपेक्षाकृत लघु तरंगदैर्ध्य अवरक्त विकिरण ग्रीन हाउस में प्रवेश कर सकता है, लेकिन भूमि और ग्रीन हाउस के अंदर के पादपों के उत्सर्जित अपेक्षाकृत लंबी तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण वापस कांच के पार नहीं जा सकती। उसे ग्रीन हाउस में ही ऐसा हो सकता है। तो ग्रीन हाउस जो गैस हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जान लेते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और जल वाष्प। अब इसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रमुख हैं। अब ये देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए या वैश्विक तापन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापन का प्रमुख कारण है। पौधे के विकास के लिए लाभदायक होती है। भारत में विद्युत और ऊष्मा उत्पादन के लिए खपत की जाने वाले जीवाश्म ईंधन CO2 उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देते हैं। सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन वाला देश यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करने वाला देश चीन है। मीथेन, इसका नाम मार्स गैस भी है। इसके प्रमुख स्रोत धान का खेत, आर्द्र भूमि, पालतू जानवर का गोबर, पशुओं की जुगाली, दीमक की बाम्बी आदि है। अब हरित गृह गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए उठाए गए प्रयास जो हैं, कदम हैं, उनके बारे में भी हम जान। तो इसके लिए सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में पहला प्रयास किया गया था। फिर क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध भी इसी से है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर संधि से कहा जाता है। इसे 11 दिसंबर 1997 को जापान के टोक्यो शहर में किया गया था। उद्देश्य इसका था ग्रीन हाउस गैसों पर कानूनी रूप से या कानूनी तौर पर कटौती करना। हरित गृह गैसों के कारण क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह के नज़दीक के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि, ये वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। वैश्विक तापन के कारण पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई थी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से समुद्र का तल बढ़ जाता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। भोपाल गैस त्रैसदी जो हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक किया था। प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली की कटौती, पृथ्वी काल या इसे अर्थ आवर भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के REDD+ कार्यक्रम की शुरुआत 2008 में शुरू की गई थी। एक कार्बन क्रेडिट को तुल्य माना जाता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना 1994 में की गई थी। बेसल समागम का उद्देश्य किसके प्रतिकूल प्रभावों को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए था? तो जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं इसके लिए बेसल समागम का स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न हम देख लेते हैं। ओजोन परत क्षरण से और इसके नियंत्रण हेतु जो प्रयास किए गए। तो ओजोन परत वायुमंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? तो ये समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत ही रोकती है। ओजोन परत के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस यानी ओजोन परत के नुकसान के लिए सबसे उत्तरदायी गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत को मापने की इकाई डाप्सन है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर होता है। 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आवा मंडल का पता लगाया गया था। GW
केंट मोर ने और जॉन सैंपल ने। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से उत्पन्न होती है ओजोन। व्यापक वायु में ओजोन की मात्रा अच्छी मानी जाती है 0.06 ppm तक। अब देख लेते हैं ओजोन परत को विघटनकारी पदार्थ यानी ओजोन परत को नुकसान करने वाले पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोजन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए उनमें वियना संधि, ये 22 मार्च 1985 को हुई थी। फिर किगाली समझौता हुआ अक्टूबर 2016 में किगाली रवांडा में। विश्व के लगभग 197 देशों द्वारा वर्ष 2045 तक HFCs गैसों का प्रयोग चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की सहमति बनी थी। और सबसे महत्वपूर्ण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसे 16 सितंबर 1987 को बनाया गया। फिर ओजोन परत संरक्षण के लिए इसे प्रभावी किया गया 1 जनवरी 1989 से। वैज्ञानिकों की टीमों ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था और ये ब्रिटिश टीम थी। वर्ष 2022 की थीम ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। अब कुछ सवाल देख लेते हैं ऊर्जा संसाधन से। तो ऊर्जा संसाधन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे लेते हैं ऊर्जा संसाधन मुख्य तौर पे 2 तरह के होते हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा। तो इसी का सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है या नहीं है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जो दोबारा से नवीकरणीय या नवीन किए जा सके या दोबारा से उत्पन्न किए जा सके। इनमें से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोजैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा मुख्य हैं। अब इसके बाद अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जो खत्म हो जाए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सेल आदि, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब सौर ऊर्जा का उपयोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ कर रहे हैं हम लोग। रेलवे सिग्नल में, सोलर कुकर में, परिवहन में, सौर संयंत्रों द्वारा बिजली निर्माण में, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल आपूर्ति के लिए, गांवों और छोटे नगरों के समूहों में बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़। सौर ऊर्जा से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। सौर ऊर्जा का सर्वसुलभ स्रोत है, ये पर्यावरण हितैषी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति हाइड्रोजन के समस्थानिक का ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के परमाणु से संलयन होता है। सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्ति के 2 तरीके हैं, एक फोटो वोल्टिक सेल पावर सेल जिसे सोलर सेल कहते हैं और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लेते हैं। भारत और फ्रांस के सहयोग से का शुभारंभ 30 नवंबर 2015 को हुआ। इसमें 121 देश शामिल। उद्देश्य है कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच प्रदान करना। इसका मुख्यालय भारत के गुड़गांव में है, जिसको गुरुग्राम भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं बायोजैव ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से प्राप्त गैस बायोगैस कहलाती है। इसका मुख्य संगठन मीथेन 55 से 75% एवं कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अवशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन और फास्फोरस के यौगिक रहते हैं, जिनका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। स्रोत क्या है? पशुओं का अपशिष्ट, कृषि और घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि इसके स्रोत। अब देख लेते हैं भविष्य की ऊर्जा क्या है। हाइड्रोजन ऊर्जा, शैवाल आधारित ऊर्जा और जैविक सूक्ष्म ईंधन सेल। अब हाइड्रोजन ऊर्जा में ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन आदि के प्रकार हैं। स्वच्छ ऊर्जा और सस्ता ऊर्जा का ये विकल्प होगा। शैवाल आधारित ऊर्जा का उत्पादन समुद्र के अलावा भूमि पर किया जा सकता है। उच्च स्तरीय विशेषज्ञता एवं अभियांत्रिकी की आवश्यकता होगी इसके लिए। जैविक सूक्ष्म ईंधन सेल में क्या है? रासायनिक ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। इसमें कार्बनिक पदार्थ सुक्रोज, ग्लूकोज, एसीटेट, मेथनॉल, प्रोटीन आदि सबस्ट्रेट के रूप में इसे प्रयोग किया जाएगा। अब बायोडीजल के बारे में जान लेते हैं। बायोडीजल, इसे जैव डीजल भी कहते हैं। इसका पौधा जेट्रोपा, जिसे रतनजोत भी कहा जाता है, पैगमिया और पिनाटा यानी करंज का पौधा, पैगमिया पिनाटा, इसे करंज का पौधा अलग है और ये भी, यानी कि जेट्रोपा, रतनजोत इसी का नाम है, पैगमिया पिनाटा एक पौधा और करंज। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ जान लेते हैं। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, स्वीट, सुगम गेहूं, टूटे चावल, सड़े आलू आदि का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में स्वीकृत हुए हैं। वर्ष 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन का योगदान
जीवाश्म ईंधन के रूप में 57.9%, सौर ऊर्जा से 14.9%, जल विद्युत से 11.5% और पवन ऊर्जा से 10.2%। अंत में परमाणु ऊर्जा से 1.7% है। अगला टॉपिक लेते हैं एसिड रेन, यानी कि जो अम्ल वर्षा होती है, वाटर पोल्यूशन है, उससे संबंधित। जल प्रदूषण आमतौर पर मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप जल निकायों का संदूषण है, जो इसके उपयोग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जल प्रदूषक और इससे संबंधित बीमारियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट, कैंसर, कोरोटोसिस आदि रोग होते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि जगहों में पेयजल में आर्सेनिक प्रदूषण अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, जिससे वहाँ लोग जूझ रहे हैं। नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में मिथेमोग्लोबिनेमिया, नाइट्रेट साइसोसी नामक रोग होता है, इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। फ्लोराइड की अधिकता से दांतों और मसूड़ों का क्षरण होने लगता है, इसे फ्लोरोसिस रोग भी कहते हैं। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। पारे की अधिकता से मिनी माता रोग और सीसा से सीसा विषाक्त। जलीय तंत्र में अपशिष्टों के साथ पोषक तत्वों फास्फोरस या नाइट्रोजन के मिलने से जलीय तंत्र में पोषक या पोषकों की बढ़ती उपलब्धता शैवाल प्रस्फुटन या शैवाल ब्लूम कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर ये वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं, जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के लिए महत्वपूर्ण जो उत्तरदायी चीज़ें हैं वो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही हैं। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देशों में स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपीय देश हैं, जिसमें कुछ एशियाई देश भी शामिल है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा का प्रभाव जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधों का नष्ट होना, ताजमहल का रंग पीला पड़ना भी है। इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। सुपोषण देख लेते हैं। जलीय तंत्र में जैविक और अजैविक पोषणों के सांद्रण में वृद्धि मुख्यतः नाइट्रोजनी पोषक और आर्थ्रोफॉस्फेटों के कारण होती है। परिणामतः शैवाल प्रपुष्टन या शैवाल ब्लूम की घटना होने लगती है। कुछ सवाल गंगा नदी से संबंधित ले लेते हैं। गंगा नदी प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक और नागरिक अपशिष्ट हैं। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु केंद्रीय गंगा अथॉरिटी की स्थापना 1985 में की गई थी। वर्ष 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी गंगा संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 2009 को गंगा नदी प्रदूषण को कम करने के लिए की गई थी। अब जल प्रदूषण निवारण अधिनियम को समझ लेते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है कि इसकी स्थापना जो है 1974 में लागू किया गया था। वर्ष 1988 में इसमें संशोधन होता है और वर्ष 2003 में अंतिम बार संशोधन किया जाता है। अब बीओडी के बारे में जान लेते हैं। इसको जैविक ऑक्सीजन मांग भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म पीछे भी बता चुके हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। जल प्रदूषण मापने की यह इकाई है। जल में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को विखंडित करने हेतु ऑक्सीजन की मांग ही बीओडी कहलाती है। अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन उपयोग में वृद्धि होती है, तो फलतः अगर इनकी ऑक्सीजन उपयोग में वृद्धि होगी तो जो घुलित ऑक्सीजन है उसमें कमी आने लगती है। कृषि जल संरक्षण में सहायक पद्धति को जान लेते हैं। शून्य जुताई, सिंचाई पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशिष्ट को खेत में छोड़ देना। स्थिर जल आवास क्या होते हैं? तालाब, दलदल, झील, आर्द्रभूमि, इन्हें लैंटिक आवास कहा जाता है। गतिमान जल आवास यानी कि झरना, नदी आदि को लोटिक आवास कहा जाता है। भारत की नदियों में जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। अब पृथ्वी पर जल विभाजन देख लेते हैं। पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल का 97% खारा है और पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 3% भाग ही मीठा है। मीठे जल का भी 68.7% भाग ध्रुवीय बर्फ के रूप में या हिमनद के रूप में ढका हुआ है। 1% से कम मीठा जल है जो प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है। जल चक्र भूमिगत जल होता है, भूपृष्ठ जल से जुड़ा हो सकता है। तो ये रहे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक वीडियो में पार्ट 1 और दूसरा ये पार्ट 2 है। हमने पूरी कोशिश की है कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सारे कवर हो जाएं। फिर भी अगर किसी भी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। आप